हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है मेरे लाडलो। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं भाई साहब? फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेजिएगा। क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? क्या मैं आप सभी को प्रॉपर तरीके से सुनाई दिखाई दे रहा हूं? यस, हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल? तो नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत हमारे पास में है बेटा। खाद्य संसाधनों में सुधार, इस चैप्टर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सर क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर? सर जी नाम से तो बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा। सीधी सी बात है, हम डेली की जो चीजें खा रहे हैं ना, जैसे कि हो सकता है कि भैया आप प्योर वेजिटेरियन हो। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपने बढ़िया से आज तो रोटी निपटाई होगी बेटा, दाल के साथ में या फिर सब्जी के साथ में, ठीक है। या तो फिर बेटा जी हो सकता है आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो भाई साहब आपने अंडे निपटाए होंगे, एग्स निपटाए होंगे, या फिर बेटा जी आपने कुछ और नॉनवेज आइटम निपटाया होगा। फिश खाते हैं भैया मनुष्य, चिकन खाते हैं भैया। तो जो भी हमारे खाने की चीजें हैं, खाने के जो पदार्थ है भैया, हमें क्या करना है, उसको बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। सर क्यों बढ़ाना है प्रोडक्शन? क्योंकि बेटा जनसंख्या हम बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, और जब कोरोना का समय आया था, लोगों के पास कुछ काम था नहीं, तो उन्होंने क्या करवा दी, और ज्यादा जनसंख्या को बढ़ा दी भैया। इस चक्कर में हमारे यहां पर क्या हो रहा भैया, खाने की जो समस्या है वो ज्यादा उत्पन्न हो रही, लोगों को पर्याप्त चीजें मिल नहीं रही है। तो भैया क्या करो, तबीयत से क्या करो, अच्छा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा खेती हो, ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों का उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा मछलियों का उत्पादन हो, ताकि भरपूर क्या हो भैया, खाने की सामग्री हमारे पास में उपलब्ध रहे। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया। मुर्गी के बारे में, मछली के बारे में, अंडे के बारे में, गेहूं के बारे में, फसल के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के? आई होप सो आप सभी बहुत शानदार, एकदम धुआंधार, जबरदस्त, तंदुरुस्त और एकदम बढ़िया से होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हमारे पास में दूध की नदियां बहेंगी बेटा, ठीक है ना। बहुत सारी खेती बाड़ी हम करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। चलो 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 भैया, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हो? आज के इस टॉपिक, आज के इस सेशन के टॉपिक्स क्या है सर जी हमारे पास? सबसे पहला टॉपिक है बेटा जी परिचय, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देखेंगे। फिर देखेंगे फसल के प्रकार, फसल की किस्मों में सुधार, खाद और उर्वरक। ये हमारे आज के इस सेशन के कुछ टॉपिक्स हैं। तो आपकी परमिशन हो, विद योर परमिशन हम शुरू करें आज का ये सेशन। क्या बोलते हो भैया? हम भी एकदम बढ़िया है गुरु, ठीक है ना, एकदम बढ़िया है। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल मेरे बच्चा? यस, शुरू करें बेटा। कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार लिख दो, बायोलॉजी सर पढ़ाते हैं बच्चों? अरे भैया क्या पहली बार मिल रहा हूं क्या मैं तुम लोगों से? पहली पहली दफा मेरी मुलाकात हो रही है क्या? सर और मैडम में तुम्हें अंतर नहीं दिखाई दे रहा मेरा भैया? यस, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो सरकार, तो फिर हम करते हैं हमारी कहानी को शुरुआत। कमेंट सेक्शन में लिख दो एक बार सरकार, तो फिर हम करते हैं हमारी कहानी की शुरुआत। यस मेरे बच्चा, क्या हालचाल आप सभी के? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है। इस चैप्टर के अंदर बेटा जी सबसे बड़ी और सबसे आईएमपी जो बात है कि आपको बस ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो चीजें हैं, बातें हैं, वो क्या होंगी, पहुंच जाएंगी। बस आपको ध्यान से क्या करना है, सुनना है, ठीक है ना। यस मैडम। ओहो, हाँ तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे हमारा ये चैप्टर, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैडम की आत्मा मत बुलाओ भैया। मैडम की आत्मा मत बुलवाओ। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। यस मैम, यस मैम। चलिए शुरू करें गुरु, हो जाए शुरू। यस, तो सबसे पहली चीज तो एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। यहां पर कुछ एकदम जनरल से पॉइंट है बेटा, जनरल सी हमारे पास में बातें हैं। हमें पता है बेटा कि इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितनी भी जिंदा चीजें रहती है, उन्हें क्या होती है बेटा, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की क्या होती है, आवश्यकता। हम हमारी बात करें तो हमें अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए सनम भोजन की क्या है, हमें जरूरत है, ठीक है ना। जिंदा रहने के लिए सनम किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है। हमारे पास में हम जितना भी खाना पीना ले रहे हैं बेटा, जो भी चीजें हम खा पी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ताकि हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। हमारा शरीर जो है वो अच्छे से क्या करे बेटा जी, ग्रोथ करे। हमारे शरीर की जो वृद्धि हो वो अच्छे से हो, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं।
नहीं तो हमें खाना खाने का तो मन ही नहीं होता, हमें तो भूख ही नहीं लगती। पर सर जी वो क्या है कि हमें क्या करना है, हमारी हाइट बढ़ाना है ना, हम जरा से रह जाएंगे तो सर जी कल को हमें लड़की कोई नहीं देगा लड़की हमसे कोई नहीं ब्याहेगा, क्योंकि हम तो जरा से रह जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। डेफिनेटली बेटा, हमें अगर अपनी जिंदगी को चलाना है, हमारे शरीर में अगर ऊर्जा बनाए रखनी है, हमारे काम धंधे करना है अच्छे से, हमारी हाइट बढ़ाना है, हमारी ग्रोथ करना है बेटा, तो हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए ही चाहिए। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, समस्या। अब सोचो कि हम भोजन किससे लेते हैं, किस चीज से हम भोजन लेते हैं। पहली चीज तो बेटा, जैसे कि हम वेजिटेरियन अगर हैं तो हम गेहूं की रोटी खा रहे होंगे, गेहूं कहां से आता है, प्लांट से आता है। हम दाल खा रहे होंगे, दाल कहां से आती है, प्लांट से आता है। हम सब्जी खा रहे होंगे, सब्जी कहां से आती है, प्लांट से आती है। या फिर अगर हम नॉन वेजिटेरियन है बेटा, तो हम जो मीट खा रहे हैं, जो हम चिकन खा रहे हैं बेटा, वो कहां से आता है, एनिमल से आता है। हम दूध पी रहे हैं तो भैया दूध कहां से आता है, गाय से, भैंस से आता है बेटा। तो हमारा जो भोजन का मुख्य स्रोत है बेटा, वो क्या होता है, पौधे और जंतु हमारे पास में भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है ना। प्लांट और एनिमल से हमें क्या मिलता है भैया, फूड मिलता है, फूड हमारे पास में मिलता है। अधिकांश जो भोजन के पदार्थ है बेटा, वो हमारे पास में कहां से आते हैं बेटा, कृषि से आते हैं। हम जो भी चीज हमारे दिन के समय से, शुरू से सुबह से उठ करके शाम तक हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं, उसमें से अधिकांश चीजें बेटा कहां से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, खेती बाड़ी से आती है। ठीक है ना। और जो दूसरी चीज हमारे पास में, जो दूसरा हमारे पास में मेन चीज है, वो होता है बेटा पशुपालन। ठीक है ना। तो हमारे शरीर के अंदर सुबह से शाम तक जितना भी भोजन, जो भी चीज जा रही है, जो भी हम खा रहे हैं, वो तो या तो फिर वो एग्रीकल्चर से आया होगा, या तो फिर वो पशुओं से आया होगा, पशुपालन से आया होगा। हमारे पास में गाय, भैंस, बकरी, इनसे क्या हुआ होगा, हमारे पास में आया होगा। ठीक है ना। ये जस्ट एकदम बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको क्या करी है, बताई है। यहां पर देखिएगा गुरु, इस वाले टॉपिक को बेटा जरा, आईएमपी सा ये टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण सा आपके पास में क्या है, बिंदु है, इसको जरा ध्यान से सुनना। आईएमपी पॉइंट, आईएमपी क्या है, हमारे पास में पॉइंट है, आईएमपी पॉइंट है, सुनना बेटा। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारा जो देश है ना, 1947 में, 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अब उससे पहले बेटा हमारे यहां पर देखा जाए तो भैया खेती बाड़ी जो है इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, इतना ज्यादा हमारे यहां पे डेवलप अपने यहां पे नहीं था, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं था, ईमानदारी से। आज के समय अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ है, डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा भैया खेती बाड़ी होने लगी है, बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा है। सर उत्पादन का मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास में फसल क्या होती है, हमारे खेतों से निकलती है। सिर्फ फसल नहीं निकलती, हम आज के समय में बहुत ज्यादा मिल्क का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। पहले के समय पर तो भैया जो भैंसें थी वो ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 1-2 लीटर दूध दिया करती थी, लेकिन आज के समय पर ऐसी भी भैंसें आती है बेटा जो कम से कम पूरे दिन भर में बेटा 10 से 15 लीटर क्या कर दे, दूध दे दे। मिनिमम 10 से 15 लीटर क्या करे, दूध दे दे। तो हमने आज के समय में बेटा जो मिल्क का प्रोडक्शन है, दूध का जो उत्पादन है, वो भी हमने क्या किया है, बढ़ाया है। हमने हमारा जो कृषि का उत्पादन है उसको भी क्या किया है, बढ़ाया है। गेहूं का उत्पादन, सोयाबीन का जो उत्पादन है वो हमने क्या किया है, बढ़ाया है। इसी के साथ में भाई साहब हमने जो मछलियों का उत्पादन है उसको भी हमने क्या किया, बढ़ाया है। क्योंकि बेटा हमारा जो साउथ इंडिया वाला जो रीजन है, जो साउथ इंडिया हमारे पास में जो दक्षिण भारत वाला जो एरिया है, ठीक है ना, जैसे केरल, तमिलनाडु, इधर साइड की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादातर क्या खाया जाता है, फिश को खाया जाता है। तो हमने क्या किया है, फिश का उत्पादन भी क्या किया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है, क्या किया है, वो मैं सब बताऊंगा। पर हमने क्या किया है, पहले के समय से लेकर के आज के समय पर अगर हम देखें तो हमारे यहां पर, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। चाहे मिल्क का प्रोडक्शन हो, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, चाहे फिश का प्रोडक्शन हो, इन सब का प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा। कैसे बढ़ा सर जी, हमारे पास में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे साइंटिस्टों ने बहुत ज्यादा क्या किए, अलग अलग स्पेशल से काम किए। क्या काम किए, पहले के समय पर हमारे पास में बेटा जो गाय भैंस आती थी ना, वो थोड़ी सी अच्छी वेराइटी की नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, कम दूध देने वाली हमारे पास में गाय भैंस हुआ करती थी हमारे इंडिया में। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, नए नए प्रकार की क्या की बेटा, गाय भैंसों को बनाना शुरू किया। ऐसी भैंसों को साइंटिस्टों ने बनाना शुरू किया जो ज्यादा से ज्यादा क्या दे सके, दूध दे सके, जिससे हमारे देश में मिल्क का प्रोडक्शन क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। तो साइंटिस्टों ने ऐसे बहुत से क्या किए, काम किए हैं। ठीक है। अगर बेटा जी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास में जो खाद्यान्न है, जैसे गेहूं, चना,
सोयाबीन वगैरह, इनका अगर उत्पादन हमारे यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है ना, फसलों का उत्पादन यदि हमारे यहां बढ़ रहा है तो बेटा हम उसको बोल देते हैं वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसको हम बोलते हैं हरित क्रांति है। हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, आपने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया, खाद्यान्न मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे आपने गेहूं का उत्पादन बढ़वाया, आपने भैया सोयाबीन का उत्पादन बढ़वाया, तो इन चीजों का उत्पादन बढ़ाना, इसी को बेटा जी हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से हरित क्रांति बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आजादी के समय के बाद, जब आजाद हो गया हमारा देश, तो उसके बाद में बेटा हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस किया कि भैया हमारे यहां पर खेती से फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो उन्होंने जितना भी काम किया उसको हम बोल देते हैं, उन्होंने क्या कराया है, हरित क्रांति की, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया है। क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। सेम इसी तरह से बेटा हमारे साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार की गाय भैंसों का भी क्या करवाया, फॉर्मेशन करवाया, निर्माण कराया, जिससे कि हमारे देश में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी क्या हुआ बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ा। मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा तो मिल्क कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, दूध उत्पादन का बढ़वाना, इसको हम बोल देते हैं बेटा व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। श्वेत क्रांति इसका हमारे पास में नाम हो गया, ठीक है ना। चलिए तीसरी कंडीशन बेटा, मैंने आपसे कहा था कि जो दक्षिण भारत वाला एरिया है वहां पर फिश को क्या किया जाता है, ज्यादा खाया जाता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया भैया, ऐसी ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जिसके द्वारा फिश का प्रोडक्शन, फिश का जो उत्पादन है वो भी क्या हो, बढ़े। अब फिश का उत्पादन जो बढ़ना, ठीक है ना, फिश को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मत्स्य। तो मत्स्य का पालन करना, मत्स्य का उत्पादन बढ़वाना, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं नीली क्रांति। इसको ब्लू BLU ब्लू रिवॉल्यूशन हमारे पास में इसका नाम हो जाता है, ठीक है मेरे बच्चा जी। ओके सर, हमारे पास में साइंटिस्टों ने जो सरसों वगैरह होती है बेटा, सरसों नाम सुना आपने, सरसों सरसों तो सुना ही होगा। तो सरसों हो गया, या फिर हमारे पास में मूंगफली हो गई, जिनसे बेटा हमारे पास में तेल बनता है, उन फसलों का उत्पादन भी साइंटिस्टों ने बढ़वाया। अब सरसों वगैरह पीला कलर का होता है तो उनका उत्पादन बढ़ाना, उसको हम बोल देते हैं पीली क्रांति, उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। येलो रिवॉल्यूशन उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। तो हमारे यहां पर आजादी के समय पर भैया हर चीज का प्रोडक्शन कम था, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे साइंटिस्टों ने अलग अलग चीजों के उत्पादन के लिए क्या किया, काम किया। जैसे एग्रीकल्चर के लिए काम किया तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दे दिया गया। अगर मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम किया हमारी गवर्नमेंट ने, साइंटिस्टों ने, तो उसको हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम दे दिया। फिश के प्रोडक्शन के लिए अगर काम किया तो उसको ब्लू रिवॉल्यूशन नाम दे दिया। अगर तिलहनी फसलों के लिए अगर काम किया, सरसों वगैरह के उत्पादन के लिए, तो उसको हमने येलो रिवॉल्यूशन नाम दे दिया। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चा? अगर हाँ तो एक बार क्या करें, फायर इमोजी भेज करके बता दें। अगर इतनी बात समझ में आ गई है बच्चा तो फायर इमोजी भेज करके क्या कर दें, बता दें जल्दी से, ठीक है ना। फायर इमोजी भेज करके बता दें। डन मेरे बच्चा, डन डना डन डन है मेरे बच्चा, ठीक है, ओके, यस, डन है मेरे लाडलो। एनी समस्या, एनी कंफ्यूजन, एनी समस्या, एनी कंफ्यूजन? ला 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 ला। यस सर, डन है सर। डाउट है कुछ? ओके भैया, डाउट है हमें। सर मेरे बुक में 5 चैप्टर है और 2 चैप्टर कैसे करें नहीं होगा इसी बेच में, तो प्लीज सर। बेटा अमित भाई देखो, अगर कुछ बच्चों के बायोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर हैं आपके अगर सिलेबस में है तो टेंशन नॉट, हम बैठे हैं, हम करवाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। ओके सर, मैम 27 तारीख को इंग्लिश का पेपर है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें? कुछ नहीं बेटा, एक अपने घर में बेटा वो होता है, आप देखोगे जहां पे सारे के सारे अपने घर के जो बिस्तर रखे हुए होते हैं ना, उस जगह पर वहां पर एक होता है बेटा कंबल। उस कंबल को लेना, मम्मी से बोल देना मम्मी ये कंबल मुझे चाहिए, कंबल लेना। उस कंबल को लेकर के बेटा जी क्या कर लेना, ऐसे पैर के ऊपर पहले तो रखना, पैर के ऊपर पहले लेट जाना बिस्तर के ऊपर, पैर पे ऐसे रखना और पैर में उसको दबा लेना और फिर ऐसा लंबा करके और ऐसा सिर तक क्या कर लेना बेटा जी, ओढ़ लेना, और उसके बाद में बेटा एकदम आराम से सो जाना। दैट्स इट। ओके मेरे बच्चा, फर्स्ट क्लास आपका फिर इंग्लिश का पेपर जाएगा। ओके 27 तारीख को पेपर है। आज कितनी तारीख है मार्च साहब?
आज है 24 तारीख हमारे पास में, 25 26 बचे हैं 2 दिन। अब भैया इतनी दिन से क्या कर रहे थे तुम? चलो भैया बेटा आईएमपी क्वेश्चंस याद कर जाओ जो आपके नेसेसरी हैं बेटा, एप्लीकेशन याद कर जाओ, ऐसे याद कर जाओ, इतनी चीजें क्या कर जाओ बेटा जी, याद कर जाओ, ठीक है ना। गेहूं से मैदा कैसे बनता है बेटा? शिवेंद्र बेटा अभी जरा ये चैप्टर तो शुरू हो जाने दो मेरे बच्चा, तुम तो एकदम बहुत ही धुआंधार बात करने लगो। सर जी मैदा कैसे बनता है? अरे मेरा मैदा, अभी पहले गेहूं तो पढ़ा दूं मैं। ओके सर, जो स्कॉलरशिप वाला पेपर होगा वो हिंदी में नहीं हो सकता? नहीं बेटा, हिंदी में नहीं हो सकता। व्हाट इज इंप्रूवमेंट इन क्रॉप इल्ड्स? अर्पित बेटा यही तो बताया, हम क्या कर रहे हैं भैया, पैदावारी को बढ़ा रहे हैं। पहले 1 एकड़ में हमारे पास में भैया 5 किलो गेहूं होता, 500 किलो गेहूं होता था, 500 तो ज्यादा बोल दिया, 50 किलो गेहूं होता था 1 एकड़ में मान लो पहले 50 किलो गेहूं होता था, तो आज के समय में हम 1 एकड़ से कितना 500 किलो गेहूं का उत्पादन करने लगे। उतनी ही जमीन है लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे। इसी को हम बोलते हैं बेटा इंप्रूवमेंट इन क्रॉप इल्ड्स, ठीक है ना। मिल्क वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? बेटा वेजिटेरियन में आता है मिल्क, ठीक है ना। चलिए भैया डन है मेरे बाल को। ओके मार्ट साहब, इतनी बात हमारे पास में क्या है, डन है। चलिए अब देखिएगा, हमारे पास में बेटा बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम क्या कहते हैं, खाते हैं। आप गेहूं की रोटी खाते हो बेटा, आप मक्के की क्या करते हो, रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, आप बाजरा खाते हो बेटा, ठीक है ना, आप ज्वार की रोटी खाते हो। ये अलग अलग चीजें आप खाते हो, ठीक है ना। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार। अगर बाजरा और ज्वार नहीं पता हो तो मम्मी से पूछिएगा, घर में रखा हुआ होगा, मम्मी आपको निकाल करके दे देगी, ले मेरे राजा बेटा तेरे को ज्वार और मक्का नहीं पता, ये ले, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा खा रहे हैं। इनसे बेटा हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास में मिलता है। जितनी भी दालें होती हैं बेटा, जैसे आप चने की दाल खाते हो, आप उड़द की दाल खाते हो, आप मूंग की दाल खाते हो, आप अरहर की दाल खाते हो, आप तुअर की दाल खाते हो, जितनी भी दाल आप खा रहे हो ना, दाल खाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दाल से मिलता है हमारे शरीर को क्या बेटा, प्रोटीन, और प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है बेटा, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, मसल्स हमारे पास में प्रोटीन से बनती है, ठीक है ना। तो दाल वगैरह की हम बात करें, चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, इन सब में क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे पास में मिलता है। चलिए सर, आपने नाम सुन रखा होगा बेटा मूंगफली का तेल, आपने नाम सुना होगा सरसों का तेल, सुन रखा है ना, सरसों का तेल, आपने नाम सुन रखा होगा सोयाबीन का तेल। तो ये मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये सारी की सारी बेटा तेल वाली हमारे पास में फसलें होती है। ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। कौन कौन हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, एक सूरजमुखी का भी तेल आता है तो सूरजमुखी हो गया, अरंड हो गया हमारे पास में। ये सारे के सारे ऐसी फसल होती है, ऐसे बीज होते हैं बेटा, जिनसे हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। इनके बीजों से हम तेल निकालते हैं और उसको हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ओके मेरे बच्चा, ओके। तो इन तेल वाली फसलों से क्या मिलता है, एक केमिकल मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है वसा। हम हमारे डेली लाइफ में प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वसा खाते हैं। ये क्या है सर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा क्या होते हैं? ये बेटा एक तरह के यौगिक हैं, एक तरह के पदार्थ है, केमिकल हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे शरीर के लिए, प्रोटीन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, प्रोटीन किससे मिलता है, चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर, इनसे मिलता है, ठीक है मार्च साहब। आप खाते हो बेटा डेली लाइफ में, सब्जियां खाते हो, उसमें बढ़िया से भैया गरम मसाला डाल देते हो, उसमें बढ़िया सा मिर्ची डाल देते हो, उसमें बढ़िया सा हल्दी डाल देते हो। तो आप डेली लाइफ में बेटा सब्जियां खाते हो, मसाले खाते हो, फल फ्रूट्स खाते हो। इनसे क्या मिलता है, इससे आपके शरीर को बेटा विटामिन मिलते हैं, इससे आपके शरीर को विटामिन मिलते हैं। ओके मेरे बच्चा, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग चीजें हमने क्या करी है, पढ़ी है। सबसे पहले तो ऊर्जा किससे मिलेगी, गेहूं से। ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, गेहूं से, मक्का से, बाजरा से, ज्वार से, चावल से हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है, सारी दालों से, चना की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, अरंड की सॉरी अपने पास में हमारे पास में हो गया उड़द की दाल हो गया और मटर की दाल हो गई, इन सबसे हमारे पास में प्रोटीन मिलता है। ऑयल जो होती है, सरसों से मिल गया, तिल से मिल गया, अरंड से मिल गया हमारे पास में, और मूंगफली से मिल गया, सोयाबीन से, इन सबसे हमारे पास में ऑयल मिलता है। सब्जियों से क्या मिलता है, हमें विटामिन मिलते हैं।
सब्जियों से हमारे पास में हमें विटामिन मिलते हैं। ओके मेरे बच्चा, तो ये सारी चीजें तो हम खाते हैं, हमारे लिए ये क्या होती है, जरूरी होती है। लेकिन बेटा अगर आपको पता हो तो हमारे जो घर में पल रहे गाय भैंस बकरी जो भी जानवर हमारे घर में होते हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, खाने के लिए कुछ चारा उगाते हैं, कुछ चारा हम क्या करते हैं, उगाते हैं। चारा काट के लाते हैं खेत से और उसको क्या करते हैं, हम डाल देते हैं। कौन कौन से चारे खिलाते हैं बेटा जी, हम बहुत सारे अलग अलग चारे हम खिलाते हैं। जैसे कि वर्सिम आपने नाम सुना हो बेटा, बहुत फेमस है। जई आपने नाम सुना हो बेटा। एक होती है सूडान घास, ये ऐसी घास है बेटा जो कि आप अपने जानवरों को क्या करते हो, खिलाते हो, पशुओं को खिलाते हैं। कौन कौन सी, एक तो है वर्सिम, एक है जई, और एक हमारे पास में हो गया बेटा सूडान घास। एक घास की वेराइटी है सूडान घास। ये हमारे पास में हमारे प्लांट्स के लिए सॉरी अपने एनिमल्स के लिए होती है। ओके मेरे बच्चा, आईएमपी पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? एक बार फायर इमोजी भेजो मेरे बच्चा। मेरी बात तेरी बात, तेरी बात मेरी बात, ये बात समझ में आ गई तो एक बार क्या करो, फायर इमोजी भेजो। दनादन तरीके से क्या कर दो, फायर इमोजी भेज दो। फिर मैं कराऊंगा आपको कुछ सवाल, फिर हम करवाएंगे आपको कुछ सवाल। ये रहा आपके पास में सवाल। पहला वाला सवाल, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, वो किससे संबंधित होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है वो किससे संबंधित होता है? पोल स्टार्ट कर दूं? यस सर। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित होता है? गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बहुत लेट हो गए क्या आज? ला 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 ला। यस लाडलो, मेरे गुल्लुओ, ओ मेरे गुल्लुओ, गुल्लू गुल्लू गुल्लू, मेरे गुल्लू गुल्लू गुल्लू, इसका आंसर दे दो मेरे गुल्लू। यस, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चा? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है? करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होता है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर है। 82% बालकों ने इसका सही सही जवाब दिया है। चलिए अगला सवाल ये वाला रहा, ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है हमारे पास में वो किससे संबंधित होता है? नीली जो क्रांति होती है वो किससे संबंधित है? नीली जो हमारे पास में क्रांति है वो किससे संबंधित है? मैंने अभी आपसे कहा था बेटा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट कलर किसका होता है? मिल्क का, इसलिए व्हाइट रिवॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा था हमारी फसलों का कैसा कलर होता है? ग्रीन, तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन। और हमारी जो दलहनी फसलें हैं जिनसे दाल वगैरह आती है, जैसे चने की दाल, तुअर की दाल, ये सब दालों का जो कलर होता है वो कैसा होता है बेटा? हमारे पास में पीला कलर होता है, दैट्स वाई वो येलो रिवॉल्यूशन। तो जो नीली क्रांति है वो किसके लिए यूज होती है? नीली क्रांति किसके लिए यूज होती है? ला 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 ला। करेक्ट आंसर हमने लिख दिया बेटा जी। करेक्ट आंसर हमारे पास में है मछली के पालन से है। नीली क्रांति जो होती है वो मछली पालन से होती है। ओके, 90% बालकों ने सही सही आंसर दिया है इसका। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा। चलिए, निम्न में से प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल है, कौन सी फसल से बेटा हमें प्रोटीन मिलता है? कौन सी फसल से प्रोटीन मिलता है बताइए? सेजल जी, पूजा, निक्की, रुखसाना, अनु, भूमिका, अंजलि, नित्या, सुहानी, आलोक भाई, सुधीर भाई, गौरव भाई, तृप्ता, अरुण जी, प्रिया जी, आर्यन भाई, सचित भाई, अंश भाई, फैजन भाई, यशु, प्रिंस, प्रियांशु, बहुत बढ़िया। फटाफट से इस सवाल का आंसर दीजिएगा। बेटा मैंने आपसे कहा था कि जो गेहूं होता है इससे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मक्का से कार्बोहाइड्रेट मिलता है,
सोयाबीन से बेटा हमारे पास में क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन से हमारे पास में तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, मसूर से मिलता है। मसूर एक दाल है बेटा, और जितनी भी दाल होती है सारी की सारी दालों से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। 68% बालकों ने इसका सही आंसर दिया है। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल, निम्न में से तेल प्रदान करने वाली फसल है, कौन सी फसल तेल प्रदान करने वाली फसल है? तेल किससे मिलता है? ओके चलिए, पोल स्टार्ट, जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, पोल स्टार्ट कर दिया मेरे बच्चा, इसका आंसर देना शुरू कीजिएगा आप जरा। डी पे लॉक लगा डाला, लाइव झिंगा डाला। बेटा सरसों का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, और मूंगफली का भी तेल होता है। इन सब से हमारे पास में तेल बनता है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हमारे पास में आएगा डी। ठीक है, 88% बालकों ने इसका सही आंसर दिया है। अभी तक मैंने 4 सवाल कराए और चारों सवाल का आंसर दिया आशुतोष भाई ने, देव भाई ने, नितिन भाई ने, साक्षी ने, सागर ने, अनामिका जी ने, पार्थ भाई ने, प्रियांशु ने, रागिनी और अंकिता ने। बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ डाउट से मैं डाउट देख लेता हूं। सर नारियल का तेल भी तो होता है, तो ये किस में आता आएगा? बेटा जी, क्या हम नारियल का तेल खाते हैं बेटा? क्या हम नारियल का तेल बेटा ऐसा खाते हैं? क्या हम नारियल के तेल को सब्जी में डालते हैं बेटा? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या नारियल के तेल को हम सब्जी में डालते हैं मेरे बच्चा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं डालते बेटा। हम यहां पर उन चीजों की बात कर रहे हैं जिसको हम खाते हैं, जो हमारे खाने वाली चीजें। नारियल से भी तेल निकलता है, और भी बहुत सारी चीजों से बेटा जी तेल निकलता है, लेकिन वो तेल चूंकि हम खाते नहीं है, इसलिए हम उसकी बात यहां पर इस चैप्टर में नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, इसलिए हम उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे। नारियल का एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है। पंकज सल को भी बोले दीजिए चैप्टर 5 पढ़ाने के लिए, और आप भी पढ़ा देना। अमित भाई टेंशन नॉट, भाई ने बोल दिया है आपको, मैं वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। एक भी बच्चा अगर रहा जिसके सिलेबस में वो चैप्टर आ रहा है, तो मैं उस बच्चे के लिए वो चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा। मेरे बुक में 2 चैप्टर भी पढ़ा दीजिए। हाँ भाई, ऊतक का शॉर्ट नोट्स दे दीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिएगा। ओके भाई। एक वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन? बेटा नित्या जी, उसके लिए तो बड़ा बड़ा कंफ्यूजन चलता है, बट वो नॉन वेज के अंदर आता है। सर आप इसमें हैंड रिटन नोट्स नहीं बनवा रहे हैं? बेटा इस चैप्टर के अंदर मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बस थोड़ा सा ऐसा थ्योरी जैसा चैप्टर है, फसल वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा लिखने वाली चीजें नहीं है। ठीक है ना। बस आपके लिए हर एक चीज मैंने यहाँ पे रखी रहेगी। ठीक है ना। एक वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देना। ओके बच्चा। सर मेरी फर्स्ट क्लास है। ओ माय गॉड। चंचल बेटा ये वाला चैप्टर ठीक है, देख सकते हो आप। सरसों क्या है? मैंने नहीं देखा। बेटा देखो मम्मी से पूछना, अभी मम्मी के पास जाना और मम्मी से बोलना मम्मी सरसों क्या होता है। ठीक है ना। मम्मी आपको किचन में से निकाल करके ला के देगी कि ये होता है, ये देख इधर देखा, सरसों नहीं पता ये होता है। मम्मी ऐसा बोलेगी, मेरा नाम डुबा रही है तू, डुबा रहा है तू, देखो सरसों नहीं पता ये होता है सरसों, ऐसा मम्मी बोलेगी। आपके घर में होगा, किचन के अंदर रखा हुआ होगा सरसों, देखिएगा। चलिए, हमारे पास में बेटा फसल की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास में फसलें 2 अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है ना। आपने कभी ये नोटिस किया हो या नहीं किया हो, यहां बेटा इस चैप्टर के अंदर आपका थोड़ा सा है ना, अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं, अगर आप गांव से अगर हैं बेटा, अगर आपने देखा हो आसपास अगर खेती होते हुए देखा हो, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा मजा आएगा। ओके सुनना बेटा, हमारे पास में होता ही है कि कुछ ऐसी फसलें होती है ना, जिसे कि आप लगाते हो मानसून सीजन में। मानसून सीजन का मतलब क्या होता है? बारिश के सीजन में लगाते हो। बारिश कब आती है?
आप में से आपको अगर पता हो तो बारिश आती है हमारे पास में जून के महीने में, लगभग 15 जून से हमारे पास में बारिश का मौसम सीन हो जाता है। पहली बारिश तो हो ही जाता है, जून के मौसम से बारिश शुरू हो जाती है। मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, आपको पता ही है, लेकिन जब जून आता है 15-20 जून जब आ जाता है 15-20 जून तक, तो उस समय पर बारिश हमारे पास में शुरू होती है। जून के महीने में बारिश चलती है, जुलाई के महीने में बारिश चलती है, जून हो गया जुलाई, अगस्त के महीने में बारिश चलती है, सितंबर के महीने में क्या चलती है बारिश। अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर का। तो इस मौसम तक बेटा आपको बारिश देखने को मिलती है। इस मौसम में जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब अगले महीने तक, ये जो 5 महीने का समय है, इन 5 महीनों में जो फसल हम खेत में लगाते हैं और जो फसल हम खेत में उगाते हैं बेटा, उन फसल को हम बोलते हैं वो खरीफ फसल है हमारे पास में। उसका नाम क्या होता है, खरीफ फसल। इसका नाम पड़ गया खरीफ फसल। और जो हमारे पास में अक्टूबर के बाद में लगेगी बेटा, अक्टूबर के बाद में हमारे पास में लगेगी कब, नवंबर के महीने में हम फिर क्या करते हैं, दीपावली के बाद फसल, दूसरी फसल लगाते हैं खेत में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। ये जो समय होगा, इस समय पर जो फसल खेतों के अंदर लगती है उसको हम बोलते हैं बेटा वो रबी की फसल है। सर लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या हम रबी की फसल को सर इस मौसम में नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते बेटा। देखो, जो आपका चना होता है ना, चने की जो फसल होती है, जो गेहूं की फसल होती है बेटा, आप इसको बारिश के मौसम में नहीं लगा सकते मेरे बालक। क्यों नहीं लगा सकते माट साहब? क्योंकि बेटा चने का जो प्लांट होगा, गेहूं का जो प्लांट होता है ना, उसको चाहिए होती है बेटा ठंड, उसको चाहिए ठंडा मौसम। वो ठंडे मौसम में ही वो प्लांट क्या होता है, अच्छे से बड़ा होता है। अगर उसको आपने बारिश के मौसम में लगा दी, बारिश के मौसम में ठंड थोड़ी ना होती है, बारिश के मौसम में वो नहीं लगता। चने को अगर अच्छा चना, अगर आपको चने का अच्छी फसल चाहिए, चने की, गेहूं की अच्छी फसल चाहिए, तो उसको आपको ठंड में ही लगाना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से क्या होगा, लगेगा। तो जो ठंड के समय की फसलें होती हैं जिन्हें हम लगाते हैं कब से बेटा, नवंबर में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगा देते हैं, नवंबर में लगाते हैं। नवंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, दिसंबर में और बेहतरीन ठंड पड़ती है। तो उस समय पर जो फसल लगती है उसको हम बोलेंगे वो रबी की फसल है। जैसे हमारे पास में हो गया भैया गेहूं, चना, मटर भी उसी समय पर, सरसों, अलसी, ये सब रबी की फसल होती है। रबी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये तो समय को बोल दिया हमने कि भैया नवंबर से लेकर के मार्च तक जो लग रही है उसको हम बोल देते हैं, हमारे पास में मार्च अप्रैल तक जो लग रही है उसको हम बोल देते हैं रबी की फसल। खरीफ फसल जो होती है जून से लेकर के बेटा अक्टूबर महीने तक हमारे पास में लगती है। जैसे धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, मक्का हो गया, ये सारी की सारी खरीफ की हमारे पास में फसल होती है। डन है मेरे बच्चा, मेरी बात इतनी समझ में आ गई है तो एक बार क्या कर दो, फटाफट से फायर इमोजी भेज दो, ठीक है ना। इजी बात थी, इसमें कोई लोड वाली बात इसमें नहीं थी। फसलों के क्या किए मैंने, प्रकार बताए। तो खरीफ फसल कब लगेगी, जून से लेकर अक्टूबर तक लगेगी। रबी की फसल नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक लगेगी। ओके, डन है, डन है मेरे बच्चा। ओके 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 ओके, ठीक है ना। डन है मेरे बालको, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें, डाउट देख लेता हूं। सर कोई ट्रिक बताओ इन्हें याद करने के लिए। बेटा लोकेश कोई ट्रिक नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। आप देखो, आप अगर माइंड को बेटा शॉर्टकट दिखाओगे ना आपका माइंड को, तो आपका माइंड जो होगा वो शॉर्टकट के ऊपर ही क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। यदि आप आपके माइंड को भैया एक सही रास्ता दिखाओगे, अगर उसको उससे मेहनत करवाओगे, तो फिर आपका माइंड जो होगा वो मेहनत करना सीखेगा, ठीक है ना। आप इसमें शॉर्टकट ना ढूंढो, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढो, इसमें बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खरीफ और रबी वाला। यस सर, झारखंडी फॉर्मर बॉय, बहुत बढ़िया बेटा। आदित्य भाई जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके बच्चा जी, चलिए तो यहां पर हमने क्या की बेटा, एक जनरल सी हमने क्या की है, बात की। ओके, हमने एक छोटी सी क्या की है, बात को डिस्कस किया है। अब सुनो, आगे का ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है, आईएमपी है, कृपया करके, जरूरी इन द सेंस यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस टॉपिक के अंदर आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। जो भैया हमारे पास में जून से अक्टूबर में लग रहे हैं उसको खरीफ बोलेंगे, इसमें कोई और अदर दिमाग नहीं लगाए। लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा हमारे पास में शब्द आया है, उत्पादन प्रणालियां। देखो,
हमारे पास में बेटा आज के समय की अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर, हम पूरे देश की बात करें, हमारे देश के अंदर बेटा 3 तरह से क्या होती है, खेती होती है। पहली खेती होती है बेटा बिना लागत वाली खेती। लागत का मतलब होता है बेटा कि आपने पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं लागत। ठीक है ना, आपने इन्वेस्ट तो आपने खर्च किया, तो खर्च को ही हम क्या बोल देते हैं, लागत। तो कुछ किसान हमारे पास में ऐसे होते हैं बेटा जो बिना लागत की, बिना खर्च के क्या करते हैं, खेती करते हैं। कुछ ऐसे किसान होते हैं बेटा जो अल्प लागत की, थोड़े से खर्चे की खेती करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा करके खेती करते हैं। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो बहुत ज्यादा लागत की क्या करते हैं भैया, खेती करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर जी? बेटा देखो, हमारे यहां पर अगर इंडिया की बात करें तो भाई साहब अलग अलग तरह के हमारे पास में फार्मर्स है, किसान है। जैसे कुछ ऐसे किसान है बेटा जिनके पास में थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है, ठीक है ना, उनके पास में भैया पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, किल्लत है उनके पास में। तो वो किसान क्या करते हैं, अपने खेत के अंदर भाई साहब बेल वगैरह के द्वारा, ठीक है ना, बेल वगैरह का यूज करते हैं और उस हल को चला करके बेल वगैरह से, और वहां पर क्या कर देते हैं, फसल को लगा देते हैं। अब उस फसल के अंदर वो ज्यादा दवाई वगैरह नहीं डालते, ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं डालते, ज्यादा उसकी साफ सफाई नहीं करते खेत की, ठीक है ना, ज्यादा उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई उनके पास में फाइनेंशियल इतना अच्छा बैकग्राउंड उनका नहीं है। दैट्स वाई वो ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, बस खेती में फसल को लगा दिया और बाद में उसको क्या कर लिया, काट लिया। तो बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए उन्होंने क्या किया है बेटा जी, अपनी फसल का उत्पादन किया। तो हम बोलते हैं भैया ये बिना लागत का क्या है, उत्पादन है। बिना खर्च किया हुआ ये क्या है, हमारे पास में फसल आई, बिना लागत का उत्पादन हो गया। कुछ ऐसे किसान होते हैं बेटा जो जिनके पास में थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी ठीक है, मतलब ठीक मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा अथाह पैसा है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम है, मतलब थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली। अब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार जो जितना नेसेसरी है, उन्होंने कहा भाई फसल लगाई तो थोड़े बहुत फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, दवाई वगैरह उसमें डालनी पड़ेगी, और मजदूरों को ले जाकर के थोड़ी सी उसकी साफ सफाई भी करानी पड़ेगी, उसमें जो प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं बिना काम के उनको साफ सफाई। तो कुछ ऐसे हमारे पास में मिडिल क्लास लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत खर्च करते हैं। तो हम बोल देते हैं ये अल्प लागत का उत्पादन है। कैसा हो गया, अल्प लागत का उत्पादन हो गया। कुछ ऐसे होते हैं बेटा सेठ या फिर पटेल टाइप के होते हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा क्या है, खेती है, और उनने कहा भैया उनके पास में तो बड़े बड़े हार्वेस्टर है, मशीन है, ट्रैक्टर है, बहुत सारी ट्रालियां हैं, तो उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वो किसान क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की दवाइयां यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वेराइटीज यूज करते हैं फसल की, अलग अलग प्रकार से भाई साहब वो क्या करते हैं, फसल का हमारे पास में ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा ज्यादा था तो वो खर्च क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो हम इसको बोल देते हैं ये अधिक लागत वाला क्या है, उत्पादन है, मतलब उन्होंने ज्यादा खर्च करके क्या किया है, उत्पादन किया है। समझ पा रहे हो मेरे बच्चा? सुनिएगा, तो हमारे पास में ये आता है कि अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे से खेतों में भी होती है और बहुत बड़े बड़े फार्म के अंदर भी होती है, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े एरिया में भी होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि की, धन की, सूचना की और तकनीकी क्या होती है, उपलब्धता कम होती है। हो सकता है किसी किसान के पास में जमीन कम हो, किसी के पास ज्यादा हो, उसके पास नॉलेज ज्यादा हो, उसके पास में अलग अलग मशीनरी हो, ऐसा होता है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपके पास में, अपने पास में पैसा कितना है, उस हिसाब से भाई साहब हम क्या करेंगे, अपनी खेती बाड़ी संभालेंगे। अगर हमारे पास में पैसा ज्यादा है तो हम कौन सी वाली खेती करेंगे, ये वाली खेती करेंगे, अधिक लागत वाला हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। अगर हमारे पास में पैसा कम है तो फिर हम भाई अल्प लागत वाला उत्पादन करेंगे। अगर हमारे पास में भगवान ने और ज्यादा अगर समस्या दे रखी है तो फिर हम बिना लागत वाला क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि भैया किसान के ऊपर पैसा कितना है, किसान के ऊपर फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, उस हिसाब से किसान क्या करता है, अपनी खेती को करता है, ठीक है ना, किसान अपनी खेती को करता है। ओके मार्ट साहब, ये बात तो हमारे पास में क्या हुई, समझ में आ गई है। अब यहां पर आपको एक चीज ये समझ लेना जरूरी है। आपने अगर देखा हो बेटा, किसान जो होते हैं वो खेतों के अंदर क्या करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की ऐसे क्या करते हैं, खाद वगैरह को डालते हैं। आपने देखा होगा किसान क्या करते हैं, खेतों के अंदर इस तरह से अलग अलग प्रकार की ये जो खाद होती है ना, इस तरह की बोरियां आपने देखी होगी, वो क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है बेटा पोषक पदार्थ। क्या होता है, पोषक पदार्थ। जैसे कि
हमारे शरीर को बेटा, हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अलग अलग पोषक पदार्थ की जरूरत पड़ती है। अगर हम कैल्शियम नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं जाएगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ऐसा होता है। सेम बेटा प्लांट के साथ में भी है। अगर प्लांट की अगर हम बात करें तो उसको भी अलग अलग प्रकार के पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं बेटा जो उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, और कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो उसको थोड़ा बहुत चाहिए। हम हमारी बात करें, अपन अपनी बात करते हैं। अपने को बेटा प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए होता है अपने को, इसीलिए अपन दाल वगैरह खाते हैं, पनीर खाते हैं, उससे प्रोटीन मिलता है। अपने को बेटा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए होता है, क्यों? अपने को उससे एनर्जी मिलती है। तो अपन गेहूं की रोटियां 4-5 रोटी सल्टा जाते हैं, चावल दाल चावल सल्टा जाते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को एनर्जी चाहिए। लेकिन बेटा अपन नमक क्या करते हैं? थोड़ा सा ही डालते हैं। नमक जो होता है वो अपन थोड़ा सा लिमिटेड ही डालते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि भैया रोज 5-5 चम्मच ऐसे नमक ऐसे खाए जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें नमक की जो जरूरत है हमारे शरीर को वो कम मात्रा में है, लेकिन हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत ज्यादा मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में है मेरे बच्चा। ठीक इसी तरह से हमारे प्लांट के साथ में भी कहानी है। प्लांट को बेटा जी कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में चाहिए, और जो पोषक तत्व उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए उन पोषक पदार्थों को बेटा हम बृहद पोषक पदार्थ नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं? बृहद। जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको हम बोल देते हैं बृहद पोषक पदार्थ, और जो थोड़ी बहुत मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, उसको हम नाम दे देते हैं बेटा सूक्ष्म पोषक पदार्थ। जैसे हम हमारी बात करें, हमारे लिए जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे बृहद पोषक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। हमारे लिए जो नमक है बेटा वो सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। हमारे लिए कैल्शियम भी सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, क्योंकि हमको कैल्शियम भी थोड़ा बहुत ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो ना? प्लांट के लिए बेटा बृहद पोषक पदार्थ में कौन आता है? सबसे ज्यादा प्लांट को किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की जरूरत होती है, फॉस्फोरस की जरूरत होती है, पोटेशियम की जरूरत होती है, सल्फर की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, और मैग्नीशियम की जरूरत होती है। ठीक है ना? पहली तो हो गई हमारे पास में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया मेरे बच्चा, कैल्शियम हो गया, और सल्फर हो गया, और उसी के साथ में हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम हो गया। इन चीजों की हमारे पास में क्या होती है? ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं ये बृहद पोषक पदार्थ हो गए, बृहद पोषक पदार्थ हो गया। ठीक है, चलिए अगली बात हम करते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ, मतलब जो थोड़ी सी कम मात्रा में चाहिए। कौन आता है इसमें? आयरन बेटा कम मात्रा में चाहिए, मैग्नीज कम मात्रा में, बोरान कम मात्रा में, जिंक कम मात्रा में, कॉपर कम मात्रा में, मॉलिब्डेनम कम मात्रा में, क्लोरीन कम मात्रा में। ये तत्व हैं बेटा, केमिस्ट्री में भी ये शब्द आपने सुन रखे होंगे। तो ये तत्व हैं जो कि पौधों को थोड़े से कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको हम बोल देते हैं बेटा ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ हो गए। ये है बृहद पोषक पदार्थ, जिन्हें ज्यादा मात्रा में चाहिए उसे हम बोलते हैं बृहद पोषक पदार्थ, और जो कम मात्रा में चाहिए उसको हम बोल देते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? अगर हां तो एक बार क्या करें बेटा, आप फायर इमोजी भेज करके बताएं। आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो एक बार फायर इमोजी भेज करके बताएं। ठीक है मेरे बच्चा, डन है मेरे लाडलो। ला 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 ला। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। डन 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 बच्चा जी, डन है क्या मेरे बच्चा जी? ओके मार्ट साहब, ओके। एंड एक बच्चा बोल रहा है एंड। अब स्टार्ट किए हुए को अभी 10 मिनट नहीं हुए और एंड करवाना है भैया। आय का है बेटा, मॉलिब्डेनम एक तत्व है बेटा, मॉलिब्डेनम एक तत्व है। आपके केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब से अगर आपने सुना हो, पीरियोडिक टेबल आपने नाम सुना हो बेटा, पीरियोडिक टेबल अगर आपने नाम सुना हो तो वहां पर आता है। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चा? इतनी बात क्लियर है मेरी? चलिए सर, सेल्सियम किसमें पाया जाता है?
बेटा कैल्शियम अलग अलग चीजों में, जैसे दूध के अंदर भी बेटा कैल्शियम होता है, ठीक है ना। जब ये उर्वरक पोषक तत्व होते हैं तो ये खेत की भूमि को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, लक्ष्य बेटा अभी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा वो वाली चीज भी। सर अगर ज्यादा, अभी मैं बताऊंगा, ज्यादा मात्रा में नमक खा लेंगे बेटा तो आपके शरीर को नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। आपके शरीर को क्या हो जाएगा, नुकसान। जो चीज कम मात्रा में चाहिए वो कम मात्रा में ही चाहिए, अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, अर्पित बेटा जो खरीफ फसल और रबी फसल पढ़ाई ना, वो क्लासिफिकेशन ही था मेरे बच्चा, ठीक है ना, वो क्लासिफिकेशन ही था। इस चैप्टर में कैल्शियम, आयोडीन, ये सब के बारे में भी पढ़ना है। हाँ बेटा चलिए, यस, यहां पर मैंने आपको क्या किया, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी। अब सुनना जरा ध्यान से यहां पर। सर जी एक बात बताओ कि आखिर ये जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे प्लांट के पास जाते कैसे हैं। देखना बेटा, सुनना जरा ध्यान से। हमारे जो प्लांट होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, हवा को लेते हैं। जब बेटा हमारे प्लांट हवा को ले रहे हैं तो हवा में क्या होता है, हवा से क्या जाता है प्लांट्स के पास में, कार्बन जाता है, और कौन जाता है बेटा, ऑक्सीजन जाता है। हवा से प्लांट किसको लेते हैं, सी को लेते हैं और ओ को लेते हैं, सी ओ को लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से। प्लांट बेटा क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, तो पानी से क्या मिलता है प्लांट्स को, हाइड्रोजन मिलता है और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है सर जी। तो बाकी के जो पोषक पदार्थ है वो कहां से लाते हैं, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह कहां से लाते हैं बेटा, ये सारे के सारे पोषक पदार्थ लेकर के आते हैं, ये मिट्टी से लेकर के आते हैं, ठीक है ना। हमारी जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर पाए जाते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम, बोरॉन, ये सारे पोषक पदार्थ हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं। सर हर मिट्टी में होते क्या, नहीं बेटा, जहां जिस मिट्टी में बेटा ये पोषक पदार्थ होंगे ना उसी जगह पर आप खेती करते हो। हर कहीं पर, हर किसी जगह पर बेटा खेती नहीं होती, कुछ अच्छी जगहों पर ही क्या होती है खेती, जहां पर ये पोषक पदार्थ होंगे, जहां की मिट्टी अच्छी होगी, जहां की मिट्टी में ये पोषक पदार्थ होंगे, वहीं पर क्या होती है बेटा, खेती होती है। तो हमारे प्लांट को पोषक पदार्थ कहां से मिलते हैं, हवा से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं, और किससे मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन सर अगर मान लो हमारी मिट्टी के अंदर से ये पोषक पदार्थ खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, भाई होते हैं ना। देखो आपका जो खेत है, मान लो आप एग्रीकल्चर अगर आपका बैकग्राउंड हो तो किसान का जो खेत होता है भाई साहब, वो वहां पे न जाने कितने साल से फसल को उगा रहा है, तो उसकी जो खेत की जो जमीन है, मिट्टी है, उसके पोषक पदार्थ तो खत्म हो जाने चाहिए, पर खत्म क्यों नहीं होते, उनके अंदर से तो उसकी मिट्टी के जितने भी पोषक पदार्थ है वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत सालों से खेती कर रहा है, बहुत सालों से वहां पे पेड़ पौधे उगा रहा है। खत्म क्यों नहीं होते, क्योंकि बेटा किसान क्या करता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की खाद को डाल देता है। किसको डालता है बेटा, खाद को। आपने देखा होगा, जनरल सी बात है बेटा, कभी अगर आप गांव गए हो तो आपने देखा होगा कि हमारे पास में क्या होता है कि कोई भी अगर किसान अगर है, फार्मर अगर है, तो उसके पास में बेटा पालतू पशु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सब उसके पास में होती है। वो गाय भैंस का जो गोबर होता है ना, इस गोबर को वो क्या कर देते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह पर पटक करके रखते हैं। अगर आपने देखा हो तो फायर इमोजी भेजना, मुझे बताना। तो ये सारा की सारा गोबर क्या करते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं। इस गोबर को बेटा जी वो साल भर में एक बार जब भी उनको समय मिलता है, वो इस गोबर को लेकर के उठा करके ट्रालियों में भर करके कहां पर डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इस गोबर के अंदर, इस पूरे की पूरे ये पत्तियों के अंदर और जो पूरा कूड़ा करकट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा, पोषक पदार्थ होते हैं। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस खेत में उसको डाल करके उस खेत की जो मिट्टी है उसमें पोषक पदार्थ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पोषक पदार्थ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में किसान ने जो अपने घर में, अपने जो घर में पूरे जानवरों का जो गोबर था, जो पत्तियां थी, जो फल फूल सब्जी के जो छिलके थे, इन सबको एक साल भर इकट्ठा किया एक जगह, और एक जगह इकट्ठा करके फिर साल भर में एक बार कहां डाल दिया, खेत में डाल दिया। इससे उसकी खेत की जो मिट्टी है उसमें क्या आ रहे हैं, पोषक पदार्थ वापस से आ जाते हैं। समझ पा रहे हो, यस। इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद। यही क्या है बेटा जी, खाद है, इसी को हम बोल देते हैं खाद। तो जंतुओं के अवशिष्ट तथा पौधों के कचरे अर्थात जैविक कचरे के अपघटन से, मतलब ये जब सड़ जाता है अच्छे से, तो उसके बाद में हमारे पास में क्या बनते हैं, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं जो मिट्टी को अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में क्या कर देते हैं, पोषक पदार्थ प्रदान कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, खाद कहलाता है। इसको हम बोलते हैं खाद। ओके मेरे बच्चा, अब खाद का उपयोग करने के फायदे क्या हैं,
ऐसा क्यों करते हैं किसान? पहली बात तो खाद मिट्टी को क्या कर देता है बेटा, पोषक पदार्थों से भर देता है। मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, उसमें पैदावारी क्षमता, उसमें फसल अच्छे से उगे, इसकी क्षमता क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कौन? खाद। ओके सर जी। दूसरी बात यह है कि खाद के अंदर बेटा जब आप ये डालते हो पोषक पदार्थ, तो इसकी वजह से जो मिट्टी होती है ना, उसमें पानी सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी अवशोषित करके रखती है, अपने पास में स्टोर करके रखती है। तो खाद डालने से जो पानी को अवशोषित करने की क्षमता है वो भी मिट्टी की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो रेतीली भूमि होती है, जो रेत वाली जो मिट्टी होती है ना, वो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी में क्या हो जाती है, बदल जाती है। चिकनी मिट्टी जो होती है वो थोड़ा सा हमारे पास में चेंज हो जाती है। ठीक है ना मेरे बच्चा? पानी उसमें एकत्रित करने की क्या आ जाती है, क्षमता। तो ये हमारे पास में खाद का उपयोग होता है। ये क्या होता है, हमारे पास में खाद का उपयोग हमें देखने को मिलता है। अब खाद को बेटा आप अलग अलग तरह से क्या करते हो, रेडी करते हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, ये यहां पर फोटो देखना, ये इमेज देखना। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि किसान क्या करता है, जितना भी गोबर वगैरह जो होता है उसको क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। देखना किसान क्या करता है बेटा, एक बहुत बड़ा सा एक एरिया बनाता है। उस एरिया के अंदर क्या करता है, बहुत सारा जितना रोज का जो जो गोबर इकट्ठा होता है उसको क्या कर देता है, डाल देता है, पटक देता है। जितना भी कूड़ा करकट निकलना है वो सब वहां पे क्या कर देता है, डाल देता है। और इसके साथ में बेटा इस गोबर वगैरह के अंदर कुछ अच्छे किसान जो होते हैं, मतलब जो जिनके पास में थोड़ा सा नॉलेज होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे आपके जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको हर चीज का नॉलेज हो रहा है, तो आप मान लो आगे जाकर के मान लो एग्रीकल्चर करने का मन होता है, तो कुछ पढ़े लिखे किसान क्या कर देते हैं, इस गोबर वगैरह के अंदर भाई साहब केचुआ क्या होता है हमारे पास में, केचुआ, उस केचुए को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अर्थवॉर्म बोलते हैं इसको, अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म मिट्टी में ही पाया जाता है। जब ये यहां पर जाता है तो ये गोबर को क्या करता है बेटा, खाता है। ठीक है ना, गोबर को खाता है, पत्तियों को खाता है, और वहां पर क्या बना देता है, ये खाद बना देता है। ठीक है ना, एकदम भूरा भूरा एक पाउडर जैसा बना देता है, खाद। और इसी को फिर किसान क्या करता है, उठा करके कहां डाल देता है, खेत में डाल देता है। इससे क्या होता है, किसान की जो जमीन है बेटा उसमें पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में आ जाते हैं, तो उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छे से उगती है। ये उसको क्या हो जाता है, फायदा। तो ये जो खाद है बेटा, इस खाद को हम बोल देते हैं वर्मी कंपोस्ट। इस खाद को हम नाम दे देते हैं क्या है, ये वर्मी कंपोस्ट खाद हो गई। ठीक है ना, वर्मी कंपोस्ट। सर जी वर्मी कंपोस्ट क्यों कहा इसको? बेटा वर्मी कंपोस्ट इसको इसलिए कहा क्योंकि आप इसमें किसका यूज कर रहे हो बेटा, केचुए का यूज कर रहे हो। केचुआ क्या होता है, एकदम ऐसा कीड़े के जैसा होता है, वर्मी। ठीक है ना, वर्म होता है वो। तो उसका यूज करके आपने क्या किया, खाद बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्मी कंपोस्ट। ठीक है ना। तो कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों के द्वारा जो चारा उपयोग में आता है, घर का कचरा, सीवेज कचरा, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में केचुओं के द्वारा क्या किया जाता है बेटा जी, कंपोस्टीकरण करके, और हम क्या कर लेते हैं, खाद बना लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद। उसी का हमारे पास में नाम होता है वर्मी कंपोस्ट खाद। ये है हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट खाद। ठीक है मेरे बच्चा। एक और ऑप्शन होता है, एक होती है हमारे पास में हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, देखो कुछ ऐसी फसल होती है जो कि किसान क्या करते हैं बेटा, खेत के अंदर लगाते हैं। 3 अलग अलग फसल होती है। एक होती है पटसन, एक प्लांट होता है पटसन का। ठीक है ना, तो पटसन का हमारे पास में क्या है, प्लांट है पटसन का। एक प्लांट होता है मूंग का हमारे पास में क्या है, प्लांट है। और एक है हमारे पास में ग्वार वगैरह का। तो पटसन नाम का ये जो प्लांट है ना बेटा, पहले किसान क्या करते हैं, इसको खेत में लगा देते हैं, पूरे खेत में क्या कर दिया, लगा दिया, पटसन का प्लांट पूरे खेत में लगा दिया। अब वो प्लांट जैसे इतना बड़ा हुआ, उस प्लांट को क्या कर दिया इन्होंने, ट्रैक्टर चला दिया उस प्लांट के ऊपर। तो वो प्लांट जो था उसके ऊपर जब ट्रैक्टर चला दिया इन्होंने, हल चला दिया बेटा जी, तो वो प्लांट क्या हो गया, नीचे से जमीन से ऐसा उखड़ा और कहां हो गया, जमीन में ही दब गया। कहां दब गया, जमीन में ही दब गया। वो प्लांट उस जमीन में उगा और उसी जमीन में क्या हो गया, दब गया, टूट गया और दब गया। अब वो प्लांट जमीन के अंदर दबे दबे क्या होगा, सड़ेगा। जब वो प्लांट वहां पे सड़ेगा तो वहां पर क्या बनेंगे, पोषक पदार्थ बनेंगे। वहां पर क्या बनेंगे, पोषक पदार्थ बनेंगे। तो कुछ किसान जो होते हैं वो इस तरह से भी करते हैं, जो पढ़े लिखे किसान होते हैं वो कुछ इस तरह से भी बेटा जी खाद को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, हरी खाद हो गई है।
इसको हम बोल देते हैं हरी खाद खाद। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन सा हरा सा प्लांट जो लगा, आपने उसको ही क्या कर दिया, वहीं पर मिट्टी के अंदर उस पर हल चला करके और आपने क्या कर दिया, गाड़ दिया। तो इसको हम बोल देते हैं ये एक तरह से हरी खाद हो गई। यहां पर बेटा जो कहानी थी वर्मी कंपोस्ट में, कहानी अलग थी। यहां पे आपने गोबर वगैरह से उपयोग करके और क्या किया था, खाद बनाया था। तो इसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट खाद, इसको हम बोलते हैं। और ये गोबर वगैरह से बनती, और यहां पर अलग कंडीशन हो गई। ये वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग हो गई। तो कौन से प्लांट का यूज करते हैं हम? पटसन का यूज करते हैं, पटसन, मूंग और ग्वार का यूज करते हैं। ओके, अब भाई देखो, ये दो जो मैंने आपको ट्रिक बताई, जो दो मैंने आपको चीजें बताई, एक तो वर्मी कंपोस्ट बताया और हरी खाद बताया। आज के समय पर भाई साहब जो किसान है, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जो मालदार पार्टी है बेटा, मालदार समझते हो, जिनके पास में अच्छा खासा रुपया है, रोकड़ा है, वो सोचते हैं यार इतना क्यों हम तामझाम करें, वो सोचते हैं कि इतना क्यों हम तामझाम करें, इतना कौन करेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। वो शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। क्या ढूंढ लेते हैं? शॉर्टकट। कैसा शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं? मार्केट में बेटा बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती हैं जो क्या कर देती हैं, केमिकल्स बना देती है। क्या कर देती है? केमिकल्स ऐसे बहुत सारे अलग अलग बना देती है। उन केमिकल्स में क्या होता है, कैल्शियम, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। तो अलग अलग तरह की कंपनियों ने बेटा अलग अलग तरह के क्या कर दिए, केमिकल्स बना दिए। तो जिनके पास में पैसा है, रुपया है, वो किसान क्या कर रहे हैं, इन केमिकल्स को लेकर के खेत के अंदर डाल देते हैं। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का यूज नहीं किया, उन्होंने हरी खाद का यूज नहीं किया, उन्होंने मार्केट से ये केमिकल लेकर के कहां डाल दिए, खेतों के अंदर डाल दिए। ठीक है ना, कहां पर डाल दिए, खेतों के अंदर डाल दिए। तो ये जो केमिकल्स हैं बेटा, इनको हम नाम दे देते हैं उर्वरक। इसको हम उर्वरक बोलते हैं, इसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। ओके, तो व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक उर्वरक कहलाते हैं। आपने फैक्ट्रीज के अंदर जो पादप के प्लांट के पोषक पदार्थ तैयार किए हैं, उसको हम उर्वरक नाम दे देते हैं। उर्वरक जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पौधों को देते हैं, और इनसे, उनके उपयोग से पौधों की अच्छी क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। अगर ये खेत में डाला तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत अच्छी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ओके मेरे बच्चा, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, महंगे, बहुत ज्यादा क्या आते हैं, ये महंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जिनके पास में क्या होगा, रोकड़ा होगा, वही लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या आपको मेरी इतनी बात जो है वो समझ में आ गई है क्या मेरे बच्चा? अगर मेरी इतनी बात समझ में आई है तो एक बार बता दीजिए बेटा, फायर इमोजी भेज करके। इतनी मेरी बात समझ में अगर आ गई है तो एक बार बता दीजिएगा, फायर इमोजी भेज करके। हाँ जी, एक बार फायर इमोजी भेज करके बता दीजिएगा। यस, डन है मेरे लाडलो, डन है मेरे लाडलो। ठीक है ना, चलिए अब देखो एक चीज सुनो, मेरी बात सुनो। जो अच्छे किसान होंगे बेटा, मतलब कि जो पढ़े लिखे किसान होंगे ना, वो क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं और हरी खाद का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो पढ़े लिखे किसान होते हैं, और जो पैसे वाले किसान होते हैं, जो मालदार किसान होते हैं बेटा, वो इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। अब ये वाला जो उर्वरक है, ये जो फर्टिलाइजर है बेटा, ये कहां पर बनता है, फैक्ट्री में बनता है। केमिकल से ये क्या हुआ है, उर्वरक हमारे पास में बना है। और जब किसान इसको खेत में डालता है बेटा, पहली बार अगर खेत में डाला, किसान को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। दूसरी बार डाला, फायदा देखने को मिलता है। तीसरी बार डाला, फायदा देखने को मिलता है। चौथी बार डाला, फायदा देखने को मिलता है। जब किसान फर्टिलाइजर को खेत में डाल रहा है तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, उसको फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कोई किसान कंटिन्यूअसली 5 साल 10 साल तक अगर इन फर्टिलाइजर्स का यूज करता हुआ रहता है, तो ये फर्टिलाइजर्स का साइड इफेक्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, साइड इफेक्ट होने लगता है। कैसा साइड इफेक्ट होने लगता है? सबसे पहली चीज तो इनका साइड इफेक्ट क्या होने लगता है बेटा, ये जो फर्टिलाइजर है जो खेत के अंदर आपने डाले हैं, ये फर्टिलाइजर्स जब पानी के साथ में बहते हुए कहां जाते हैं, हमारे आसपास, खेत के आसपास के नदी तालाब में जाते हैं, तो वो पानी को भी क्या कर देते हैं भैया, नुकसान पहुंचा देते हैं, पानी को भी खराब कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो पोषक पदार्थ प्लांट के लिए जरूरी है, वो भैया दूसरे जीवों के लिए जरूरी थोड़ी ना है। अब पानी में अगर ये चल गए, मान लो बहते हुए अगर पानी के साथ में, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, पानी प्रदूषित हो जाएगा, उसमें रहने वाली मछली वगैरह को क्या होगा, नुकसान होगा। दूसरा नुकसान होता है बेटा कि ये जो हमारे पास में फर्टिलाइजर है, ये जमीन को क्या करने लगते हैं, खराब करने लगते हैं।
लंबे समय तक अगर इन फर्टिलाइजर का यूज होगा तो ये जमीन को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा देखो ये आपके पास में विटामिन की गोली है, विटामिन की गोली खाया करो, आपको इसका फायदा होगा, और मैंने एक व्यक्ति से कहा कि बेटा ये वाला फल खाया करो, फ्रूट खाया करो, ये फल और सब्जी खाया करो, आपको इनसे क्या मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे। अब फल सब्जियां खाने से भी विटामिन मिल रहे हैं, विटामिन की गोली खाने से भी विटामिन मिल रही है, लेकिन इन दोनों में क्या हो सकता है कि गोली का नुकसान हो सकता है। आप क्या कर रहे हो, नेचुरल तरीके से अगर कोई चीज करते हो, फल सब्जी को यूज करके अगर आप विटामिन ले रहे हो तो इसमें आपकी बॉडी को फायदा होता है। लेकिन गोलियों के फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में अगर आप लंबे समय तक अगर लोगे तो फिर आपको क्या होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा, क्योंकि भैया ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं फैक्ट्रीज के अंदर, इसलिए आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, उर्वरक का जो उपयोग है बहुत ध्यान से सोच समझ करके करना चाहिए। क्यों? उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय और उर्वरक देने के पहले उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। आज के समय पर किसान को यह पता है कि भैया फर्टिलाइजर डालूंगा तो बहुत ज्यादा मेरी तो फसल होगी, तो वो और ज्यादा क्या करता है, फर्टिलाइजर डालता है। जरूरत नहीं है तो भी डाल रहा है, डाले जा रहा है, जरूरत नहीं है तो भी डाले जा रहा है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट में डाल रहा है। उससे क्या होगा, उसकी मिट्टी को, उसके खेत की मिट्टी को क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि कभी कभी जो उर्वरक होंगे अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाएंगे और पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे, उर्वरक से जल प्रदूषण भी हो सकता है। इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स का सोच समझ करके क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है ना। और वैसे तो कंटिन्यूअसली उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब लंबे समय पर अगर आपने जैसे मान लो 5 साल में एक आध बार 2 बार डाल दिया तो चलो ठीक है, लेकिन हर साल भर भर के फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। क्यों? उर्वरक का अगर आप कंटिन्यूअसली उपयोग करते हो तो मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, घटा देता है। ठीक है ना। वहां पर मिट्टी के अंदर रहने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, केचुए वगैरह हैं, उनको क्या होता है, नुकसान होता है। केचुआ बेटा उसको किसान का मित्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मिट्टी को वो क्या करता है, अच्छा करता है, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो जब हम बाहर से ये केमिकल डालते हैं तो ये केचुए वगैरह ये सब मरने लगते हैं। हमारी मिट्टी में अगर ये सूक्ष्मजीव नहीं रहेंगे तो भैया हमारी मिट्टी को क्या होगा, नुकसान। हमारी मिट्टी जो होगी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, उसमें फसल क्या, कोई पौधा भी नहीं लगेगा, फिर कोई पौधा भी नहीं लगेगा। इसलिए फर्टिलाइजर का यूज जो होता है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये हमारे पास में क्या थी बेटा, इसकी बातें थी। क्या आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई है? कोई डाउट है तो मैं देख लेता हूं, और अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो फायर इमोजी भेज दीजिए। ठीक है ना। यस, हेलो 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 हेलो। मृदा के प्रकार पढ़ा सकते हैं? नहीं बेटा, हमारे इस सिलेबस में बेटा, हमारे इस चैप्टर में मृदा के प्रकार नहीं है। ठीक है ना। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है? देखो बेटा, खाद जो होती है वो हम प्राकृतिक तरीके से गोबर, पत्तियों के छिलके, फल फूल के छिलके इत्यादि से बनाते हैं। उर्वरक हम व्यावसायिक रूप से फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस बता रहा हूं। खाद का हमारे ऊपर, हमारे खेत की मिट्टी के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता। उर्वरक का अधिक उपयोग करने पर हमारे खेत की मिट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये डिफरेंस है बेटा। पटसन हमारे पास में एक प्लांट होता है, ठीक है ना। प्लांट के द्वारा हम केमिकल खा रहे हैं। हाँ सही बात है बेटा, प्लांट के द्वारा हम केमिकल खा रहे हैं। उर्वरक के बारे में बताया मैंने बच्चा। सर जायद की भी, हाँ ये भी एक अच्छा है, जायद की फसल भी है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में जायद की फसल में बताऊंगा। ठीक है ना। ज्यादा फायदा किससे है बेटा? खाद से ज्यादा फायदा है। खाद से किससे ज्यादा फायदा है? खाद से हमें ज्यादा फायदा है। ठीक है मेरे बच्चा, ओके डन है। हाँ मनोज जी लव यू बच्चा। हरी खाद समझा दो बेटा। ईशा, हरी खाद का सीधा सिंपल सा मतलब है कि भैया आपने पटसन नाम का एक प्लांट आता है, उसको आपने क्या किया, खेत में उगाया और उसके ऊपर आपने ट्रैक्टर को चला दिया। उस प्लांट को आपने मिट्टी के अंदर क्या कर दिया, गाड़ दिया, हल चला दिया, तो वो प्लांट मिट्टी में दब गया। और जब वो प्लांट मिट्टी में दबा रहता है तो वो क्या करता है, उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, उस मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थ को बढ़ाता है। उसी को हम बोलते हैं हरी खाद, उसी को हम बोलते हैं हरी खाद। ओके। जायद फसल भाई साहब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा जायद की फसल। ओके
ऐसी फसल जिसको आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा दो, वो जायद की फसल, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे आज के सेशन की क्या थी बेटा जी, बातचीत थी जो हमने की। आई होप सो आपको आज का ये जो सेशन है वो बढ़िया बेहतरीन सा लगा हो। इसी के साथ में हम लेते हैं गुरु आपसे विदा, फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक आप किसी और के ऊपर ना हुइएगा फिदा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, मजे से रहिएगा। ओके मेरे बच्चा, बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।